अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र और नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। ऐसा लग रहा कि हिंदुस्तान में फ़िज़ा कोई पुरफ़िज़ा हो गई है और लोग आराम से सांस लेते जा रहे हैं। 2014 के बाद से ऐसा लग रहा था कि एक शख्स आया था जिसने कहा कि वो प्रधान सेवक है, और ये नारा बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ था या बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मगर प्रधान सेवक ने 2016 में नोटबंदी लाके पूरे अवाम का पैसा घरों से निकालकर बैंकों में जमा करवा दिया। उसके बाद 2019 के इलेक्शन जब आए तो उसमें प्रधान सेवक से चौकीदार बन गया, और चौकीदार ने अपनी ऐसी चौकीदारी की कि बड़े बड़े लोग बैंक में जो पैसा जमा था हिंदुस्तानियों का वो लेकर भागने में कामयाब हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिसमें नीरव मोदी भी थी, विजय माल्या भी थे, ललित मोदी भी थे, मेहुल चोकसी भी थे, और इसके अलावा 30 ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो भाग गए और चौकीदार की चौकीदारी काम में नहीं आई। बहरहाल 2016 के बाद ऐसा हुआ। फिर 2024 में प्रधान सेवक से चौकीदार बनने वाला, चौकीदार से फिर एकदम भगवान बनने वाला आदमी ये सोचा कि फिर से मंदिर का सपना बोल के लोगों को फिर से एक बार अपने झांसे में ले लेगा। जिस तरह 15 लाख का जुमला था, उसी तरह शायद ऐसा लगा कि इस मर्तबा जब प्रधान सेवक चौकीदार बनता है और चौकीदार से सीधा भगवान बनने की बात करता है, या ये कहता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो भगवान का अवतार हूँ, तो शायद ऐसा लगा कि फैज़ाबाद में बनी या अयोध्या में बनी राम मंदिर में जो बैठे राम मंदिर की जो मूर्ति है या राम लल्ला जिसे कहते हैं, वहाँ पे उन्हें गुस्सा आ गया और इतने क्रोधित हो गए कि बोले कि फैज़ाबाद की सीट भी अब तो तेरे हाथ से जाने वाली है। शायद यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात हुए कि बेचारा चौकीदार ना घर का रहा ना घाट का रहा। अब परेशान हो गया, अब क्या करना है। जो इंडिपेंडेंट चौकीदार था वो अब डिपेंडेंट होकर रह गया है। दो बैसाखियों के सहारे अपनी हुकूमत को चलाना है। अब तक की जो हट धर्मी थी वो अपनी जगह थी, लेकिन अब हट धर्मी के जाते हुए मैं समझता हूँ कि अब हट धर्मी तो चले गई है, लेकिन बैसाखी के सहारे कैसा चलेगा। इसलिए कि शादीशुदा आदमी को भी एडजस्ट करने की आदत होती है। अब अकेला आदमी एडजस्ट किससे करेगा। एक साथ दो बैसाखी जब लग गए हैं तो एडजस्ट करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। वैसे भी कहा जाता है कि वक्त के ताल्लुक से यही बात कही जाती है कि वक्त के पास इतना वक्त नहीं होता कि दोबारा वो आपको वक्त दे सके। शायद इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि 2024 के इलेक्शन में यकीनन इंडिया इत्तेहाद या इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से इंडिया अलायंस जब बना और इंडिया अलायंस ने मिलकर जो काम किया, थोड़ी बहुत कोताहियाँ हुई होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि 233 के फिगर को पहुँचना और कांग्रेस 99 या 100 के फिगर को पहुँचना, मैं समझता हूँ कि यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर ये बात अलग है कि हुकूमत ना बना सके, लेकिन ना बनाते हुए भी कामयाब हो जाना, ये मैं समझता हूँ कि इंडिया अलायंस के सर जाता है। अब कोalition पॉलिटिक्स की बात है, कोalition पॉलिटिक्स को लेकर चलने की बात है। ये बात अलग है कि मनमोहन सिंह हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो या देवेगौड़ा हो, ये बात अलग थी। लेकिन इस बार 56 इंच वाला अब क्या करेगा, किस तरह अपना सीना 56 इंच का बताएगा, किसको डराएगा, ये सब देखने की बात है। वैसे ये बात ज़रूर है कि एक बैसाखी अगर चंद्रबाबू नायडू की है तो दूसरी बैसाखी नीतीश कुमार की है। और चंद्रबाबू नायडू के ताल्लुक से ये बात ज़रूर है कि चंद्रबाबू नायडू जब अपनी इज्जत पे बात आती है तो कहीं ना कहीं वो अपना सियासी इंतखाम ज़रूर लेते हैं। अगर आप असेंबली इलेक्शन के टाइम पे ही देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि ये बात अलग है अगर बीजेपी ये कहती है कि मुसलमानों का रिजर्वेशन निकाल देंगे, या जगन ये कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू अगर आएंगे तो मुसलमानों का रिजर्वेशन को खतरा आ जाएगा। बीजेपी से इत्तेहाद रहने के बावजूद भी चंद्रबाबू नायडू ने ये बात को यकीनी बनाया कि उनके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में 4% रिजर्वेशन को बरकरार रखने की बात कही। थोड़ा बहुत तेलंगाना में नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ कि कुछ
वजूहात थी जिसके वजह से ऐसा हुआ। कुछ देर से तब ऐलान होने की वजह से कैंडिडेट सही तौर पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सका। लेकिन वैसे तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो मजमूई एतबार से कांग्रेस ने 40.17 वोट हासिल किए हैं, जबकि बीजेपी 35% के करीब वोट लिए हैं। तो 5% का गैप काफ़ी होता है पॉलिटिकल सीन में। लेकिन बीआरएस ने जो 16% वोट लिए, उससे ये कहा जा रहा है कि या बीआरएस की ज़मानतें जो जब्त हुई हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि बीआरएस का जो वोट बीजेपी को शिफ्ट हुआ है, उसे आइंदा के लिए रोकना बहुत ज़रूरी है। वैसे बीआरएस की सियासी मौत अभी तो नहीं हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सही तौर पे पत्ते खेलते हैं तो बीआरएस बढ़ सकती है और बीजेपी ख़त्म हो सकती है। अब ये बीआरएस के ऊपर मुनहसर है कि वो ख़त्म होना पसंद करेंगे या वो चाहेंगे कि बीजेपी की जगह वो आ जाएं और बीजेपी को थर्ड पोजीशन पे डालें। वो उनकी सियासी बसीरत, सियासी मनसूबाबंदी पे मुनहसर होता है। लेकिन अगर नेशनल लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो राहुल गांधी जीत गए हैं, जबकि राहुल गांधी ने एक बात ये साबित कर दी कि जो सलमान खान का पिक्चर आया था, उसमें सलमान खान के मुखालिफ कैरेक्टर का नाम था छेदी सिंह, जिसमें सलमान खान ये कहते हैं कि तुम्हारे में जिस तरह इंडिया अलायंस ने फिल वक्त के मौजूदा हालात में छेदी सिंह के में इतने छेद कर दिए हैं कि छेदी सिंह फिल वक्त परेशान हो गया है कि सांस कैसा लेंगे और बहरहाल क्या करेंगे। वो डायलॉग आपको सभी को मालूम है। लेकिन फिल वक्त कंफ्यूज होके ये समझ में आ रहा कि राहुल गांधी के चेहरे पे अभी भी वो हशाश बशाश हैं, लेकिन छेदी सिंह हंसूं या रोऊं की कैफियत में ऐसा खामोशी साधे हुए अपने मुंह पे बैठे हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा। अंगूर तो दिख रहा, लेकिन अंगूर तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। अब बिल्ली बन के या ये समझिए कि ऐसे शेर को कुर्सी पे बिठाया जा रहा है जिसके मुंह में ना दांत है, ना हाथ पैर में नाखून है। तो अब वो क्या करेगा ये आगे वक्त ही बताएगा। यकीनन इंडिया अलायंस ने ये कहा है कि हमारे पास उतने नंबर्स नहीं होने की वजह से हम हुकूमत नहीं बनाएंगे और फिल वक्त एनडीए की हुकूमत कायम होने वाली है। वैसे ये बात भी ज़रूर दिमाग में रखना है कि राहुल गांधी ने दोनों मुकामात से तकरीबन 4 लाख के करीब वोटों से या 4 लाख के करीब अक्सरियत से उन्होंने अपनी कामयाबी दर्ज कराई है, जबकि वज़ीर आज़म 1.5 लाख से अपनी कामयाबी दर्ज कराए हैं। वैसे इस इलेक्शन में हिंदुस्तान की आवाम जीत गई है, क्योंकि आवाम यही बताई कि हम असल बादशाह हैं और आप बादशाह तो नहीं हैं, चौकीदार बोलिए या जो भी बोलिए, आप वो हैं। स्मृति ईरानी बढ़ चढ़ कर बोल रही थी और नवनीत राणा तो बहुत ज़्यादा भी बात कर दी थी, तो शायद इसीलिए नवनीत राणा और स्मृति ईरानी को उनकी औकात बताने में आवाम कामयाबी हासिल की। फैज़ाबाद में या अयोध्या में राम मंदिर बनना था, बन गई मंदिर, लेकिन 54,000 से लल्लू सिंह जो बीजेपी के थे उन्होंने नाकामी का उन्हें मुंह देखना पड़ा। वैसे इंडिया इलेक्शन में 140 करोड़ आबादी के मुल्क में 90 करोड़ ने वोटों का इस्तेमाल किया, 240 बीजेपी को आए हैं। अब कोalition की गवर्नमेंट आने से वो किस तरह अपनी हुकूमत चलाते हैं ये इतवार के बाद से हमें मालूम हो जाएगा। वैसे अगर देखा गया तो पूरे मुल्क में अवाम 140 करोड़ अवाम ने एक किस्म से इत्मीनान की और राहत की सांस ली। जो लोग की आवाज़ नहीं निकल रही थी उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वो एकदम यकायक एक ही रात में आज़ाद हो गए। सुप्रीम कोर्ट की वजह से मैं समझता हूँ कि ईवीएम में भी धांधली की जो बात थी वो भी रुकी रही, क्योंकि कब क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता, शायद इसीलिए कोई धांधली भी नहीं हो सकी। वैसे इस कामयाबी में मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल रहा। यूट्यूब चैनल्स जो थे, ख़ास तौर पे ध्रुव राठी के वीडियोस या पवन प्रसून वाजपेयी के वीडियोस, अशोक वानखेड़े के वीडियोस और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया का साथ दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया 400 से ज़्यादा चैनल्स जो थे वो मोदी मीडिया या गोदी मीडिया के नाम से जो मशहूर थे, उनको सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल्स या अपने
इंडिविजुअल चैनल्स से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी क्रेडिबिलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। वैसे अगर देखा गया तो मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि चौकीदार के हाथ में छड़ी थी, मगर चौकीदार अंधा था। बैंक वालों को पकड़ने में नाकाम हुआ था, लेकिन मीडिया के एडिटर्स को भगाने में कामयाब हो गया था, जिन्होंने अपने अपने चैनल्स खोले। और इस बार इस इलेक्शन में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, या उनका जो उनकी जो मदद रही इंडिया अलायंस को, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। वैसे एक और बात यह है कि हाई वोटर टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा था। वोटर बहुत ज़्यादा घर से निकले, जो नहीं निकलते थे वो लोग भी निकल के वोट डाले। शायद इसके वजह से भी इंडिया अलायंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तकरीबन 2-3% का फ़ायदा अगर देखें मजमूई एतबार से तो ये बहुत ज़्यादा होता है। कांग्रेस के ही वोट शेयर में अगर देखेंगे तो तकरीबन 3% का उछाल आया है, जिसकी वजह से कांग्रेस को 99 तक पहुंचने में कामयाबी मिली। उम्मीद ये है, ख्वाहिशात बहुत होते हैं। मैं ये सोच रहा था कि अगर कांग्रेस को 120 आ जाते तो फिर कांग्रेस की हुकूमत तय थी, लेकिन जो होता ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता। ऊपर वाला शायद और कुछ बेहतर सोचा है, जिसकी वजह से ये बात यहाँ पे आके रुकी है। लेकिन आवाम ने ये बता दिया कि हम अहम हैं इलेक्शन में, वोट डालने का काम हमारा है, और अगर हमारे मसाइल हल नहीं होंगे तो चाहे आप राम का सहारा लो या आप रहीम का सहारा लो, किसी का भी सहारा लो, हम आपके बातों में अब आने वाले नहीं हैं। एक तरफ आवाम ने ये बता दिया कि हम 10 साल तक ही किसी को बर्दाश्त कर सकते हैं, अब उसके बाद बेवकूफ़ बनाना ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर ये बात भी देखेंगे तो आवाम ने आस्था वर्सेस रियलिटी का एक रियलिटी चेक देखा और ये बता दिया कि हम पब्लिक है, हम सब जानते हैं। पुलवामा ने 2019 में अगर बीजेपी को वोट दिलाए थे तो इस बार राम मंदिर ने या राम को गुस्सा आने की वजह से भगवान राम ने इनकी कामयाबी को रोक दिया और इन्हें अपनी औकात दिखा दी। शायद ऐसा था कि अब जो हालात ऐसे महसूस हो रहे हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट आ जाएंगी और मो शाह, दो लोग जो ऐसे हैं वो अब फिल वक्त बाबू के गोद में बैठे रहेंगे, या बाबू को, चंद्रबाबू नायडू को अपने गोद में बिठाएंगे, और वो क्या होने वाला है ये आगे वक्त पर ही हमें दिखाई दे पड़ेगा। वैसे आरएसएस ने अपना काम कर दिया है। आरएसएस ने ये कहा कि हम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप हमारे बलबूते पे ही पड़े रहेंगे। या आरएसएस ने ये कह दिया कि परछाइयाँ खत से और बातें औकात से जब बढ़ के की जाती हैं तो समझ लो कि वक्त आपके डूबने का आ गया है। तो शायद यही बात आरएसएस बताना चाह रही थी और उसमें आरएसएस कामयाब हो गई। इसीलिए ऐसे हालात पैदा हुए कि अब 240 पहुंचकर भी 272 तक पहुंचने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, और कैसा हुकूमत चलाना है। फिल वक्त का जो टेम्परामेंट है, एक घमंडी आदमी को आप ये कह रहे हैं कि अब आप अपने हाथ पैर बांध के कंट्रोल में रह के आप काम करो। ये देखेंगे कि अब एक बार बनने के बाद अगर अकल तरीन प्रोग्राम बनता है, एनडीए का कोई यूनिफॉर्म प्रोग्राम बन के अगर वो आगे बढ़ता है, तो इसमें किस तरह कोalition की गवर्नमेंट चलेगी, ये बात देखने के लिए सभी लोग बेचैन हैं। इसके अलावा ये बात ज़रूर है कि 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाले जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं चौकीदार साहब, जबकि 3 बार भी जवाहरलाल नेहरू अपने बलबूते पे अपनी हुकूमत बग़ैर किसी सहारे के बनाए थे। इस बार तीसरी बार तो हलफ ले रहे हैं, लेकिन तीसरी बार एनडीए की हुकूमत आ रही है। वैसे एनडीए की हुकूमत तीनों बार भी एनडीए की हुकूमत थी, लेकिन चूंकि 272 का जो फिगर था, मैजिक फिगर, वो बीजेपी के पास था, इसीलिए 2 बार बीजेपी की हुकूमत बोल सकते हैं, और तीसरी बार एनडीए की हुकूमत। अगर एनडीए का लफ्ज़ निकाल दिए तो बीजेपी की हुकूमत तो बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। तो ये बात अलग है कि खाम ख्याली आपकी अपनी जगह है कि आप जवाहरलाल नेहरू से अपने आप को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात फिल वक्त आपके लिए बहुत मायूस कुन हैं और आप
यकीनन कन्फ्यूजन में हैं कि हंसना या रोना आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये बात को ध्यान में रख के अब हुकूमत चलाना पड़ेगा और जो एजेंडा था वो एजेंडे पे रोक लग जाएगी। बस यही एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बहरहाल जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़िल वक़्त अब हमें हमारा काम पे लगना है, हमें हमारी तरक्की के ऊपर तवज्जो देना है, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे ये सोच के हम आज के बाद से एक आराम से, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के नाते, एक ज़िम्मेदार शहरी के नाते अपनी मनसूबाबंदी करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक आइंदा 5 साल हमारे लिए एक अच्छे गुजरेंगे। उसके बाद के 5 साल के लिए अगर हम अब ये 5 साल अच्छे गुजारते हैं तो नेक्स्ट 5 साल के लिए हम ये और भी इत्मीनान के साथ, राहत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहरहाल ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो ये इस प्रोग्राम में मैंने ये कहा कि बिल्कुल आप अब ऐसा है कि राहत की सांस लेने का वक्त आया है, राहत की सांस लेंगे और फिर सही तौर पे थोड़ा सीरियस होके अपनी ज़िंदगी को सही सिमत में नक्शा बनाते हुए आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर बात होगी नई हुकूमत में, नए दौर के साथ किस तरह यहाँ पे काम होना चाहिए, किस तरह मुल्क में काम होना चाहिए, ये बात करते हुए आइंदे के प्रोग्राम में इस बात के ऊपर बात करेंगे। फिल वक्त के प्रोग्राम को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।